आपने 2014 जो आपका स्ट्रेंथ था वही स्ट्रेंथ रहेगा। आप कहीं लड़ाई में नहीं है। जब कांग्रेस का जमाना था तो ये बार बार जिसकी सरकार आती वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस तरह का जो कार्य है वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शोचनीय है। जनता सब जान रही है। नौजवानों को आवाज़ उठा रहे थे, गरीबों बेबसी लाचारों की आवाज़ उठा रहे थे, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे थे, तो उनके ऊपर इस तरह के लगा के, चूँकि सरकार उस पर कोई कार्रवाई तो कर नहीं पा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो आज इस तरह की बात बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भोकर भोकर के सदन में रो रहे थे इन्हीं पुलिस के कारनामों का, जो फर्जिए फंसा दे। आप उठा ले जाए 25 मुकदमे लाद दे, कौन उसका सही आदमी को क्यों छेड़ रहे हो, अनायास के क्यों परेशान कर रहे हो? मुकदमा लगाइए लेकिन जांच परख के लगाइए और जेल भेजिए जो भ्रष्टाचारी हैं। दल विहीन भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी, मेरे ताप से भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं बैठ सकता है। इतना बड़ा ताप है उनके अंदर कि भ्रष्टाचारियों के गले लगा रहे हैं और बगल बैठने पे नहीं बैठ पा रहे हैं। जनता का चौकीदार हूँ। और कैसे चौकीदार हैं आप? आपके रास्ते मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कौन से नीरव मोदी, ये सब रुपया लेके भाग गए और आप चौकीदार बैठे के बैठे रह गए। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया की हुई और अब संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये विपक्ष पार्टी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो 2024 का लोकसभा चुनाव हार ना जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और आज यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ईडी की छापेमारी पर उनकी क्या राय है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कहते हैं, मोदी जी को हारने का डर है, इस वजह से वो ईडी को हथियार बना रहे हैं। डर नहीं, मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूं 6 महीना बाद चुनाव होने वाला है। वही होना है जो भूत में आप अपने आधार का मूल्यांकन करिए। जो आपने 2014 जो आपका स्ट्रेंथ था वही स्ट्रेंथ रहेगा। आप कहीं लड़ाई में नहीं है। आप अंधभक्तों के चक्कर में मत पड़िए, कहीं लड़ाई में नहीं है। केवल 2 राज्य है और दोनों राज्य को हम पूरा सीट दे दें, गुजरात है यूपी, तब भी ये जीत नहीं पा रहे हैं। और बताइए तो धन्यवाद। सर, संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रेड पड़ना कोई बड़ी बात नहीं। रेड तो किसी के यहाँ पड़ा, जिसकी सरकार होती है उसके ये कठपुतली होते हैं, ईडी और सीबीआई। ये बार बार ऐसा आया। ये लोग जो लोग आज पढ़वा रहे हैं ये लोग भी यही कहते थे जब कांग्रेस का ज़माना था, तो ये बार बार जिसकी सरकार आती वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस तरह का जो कार्य है वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शोचनीय है। जनता सब जान रही है। चूँकि अभी संजय सिंह को 3 साल या 2 साल हुआ है राज्यसभा हुए, इससे पहले भी तमाम लोग थे, तो जो 15-20 साल से उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है? चाहे जिस दल को, हम दल विहीन बात बता रहे हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, जो 15-15 साल से हैं, 20-20 साल से हैं, तो उनके यहाँ क्यों नहीं छापा डलवा रही है? अभी 3 साल वाले या 2 साल, अभी राज्यसभा बने हुए 2 साल या 3 साल हुआ होगा, चूँकि वो जनता की आवाज़, गरीब जनता की आवाज़ उठा रहे थे, नौजवानों को आवाज़ उठा रहे थे, गरीबों बेबसी लाचारों की आवाज़ उठा रहे थे, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे थे, तो उनके ऊपर इस तरह के लगा के, चूँकि सरकार उस पर कोई कार्रवाई तो कर नहीं पा रही है कि यहाँ से बेरोजगारी समाप्त करे, भ्रष्टाचार समाप्त करे और विदेशों से जमा धन काला वापस ले आए, इस पर तो कोई अमल किया नहीं सरकार ने। वही जनता के सवाल को आदरणीय संजय सिंह उठाते हैं तो उनको चुभती है, तो चुभने का कारण उनको वो सदन में बोल न पाओ, तो इसलिए जेल भेजने का अपना जो एक नया कागज़ तैयार करके जेल भेज दिए। वो किसी को भेज सकते हैं, कोई भी इंसान हो उसको भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वो पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाएं। आज जो कर रहे हो तो कल आपके ऊपर बीतेगी, तब चिल्लाओगे। यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो आज इस तरह की बात बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भोकर भोकर के सदन में रो रहे थे इन्हीं पुलिस के कारनामों का, जो फर्जिए फंसा दे। आप उठा ले जाए 25 मुकदमे लाद दे, कौन उसका? अब आप अपनी सही का सबूत देते रहिए ना, आपको देने में भी तो समय लगेगा। आप तो जेल में है, आपके परिजन कहीं खोजेंगे वो सबूत, तब तो इकट्ठा करेंगे, तब ले जाएंगे ना। तो पहले तो आप पहले जांच करिए, विधिवत जांच करिए, अगर गलत है तब जेल भेजिए। ये नहीं कि फर्जी उठा के बंद कर दिए फिर कहते हैं वो अच्छे होंगे, सही होंगे तो सबूत पेश करें छूट जाएंगे। अरे भैया, पहले तो हमें आप उठा के बंद कर दिए और हम सबूत देते फिरे। सही आदमी को क्यों छेड़ रहे हो, अनायास के क्यों परेशान कर रहे हो? मुकदमा लगाइए लेकिन जांच परख के लगाइए और जेल भेजिए जो भ्रष्टाचारी हैं, सही में भ्रष्टाचारी। 15 साल से जो एमपी है
18 साल से जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि वो अपने निधि का कहाँ खर्चा किए, उसके क्यों नहीं जांच करवाते देश के प्रधानमंत्री जी? किसके स्कूल में पैसा दिए हैं ये एमएलए लोग? किसके स्कूल में पैसा दिए हैं? अपने मौसी के लड़के के घर में दिए हैं कि अपने बहनोई के दिए हैं कि अपने बहन के स्कूल में दिए हैं? किसके घर में दिए हैं? इसका तो जाँच होना चाहिए निधियों का, तब तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और ये अधिकारी है IAS IPS PCS जितने लोग हैं उनका लखनऊ में भी घर है, नोएडा गाजियाबाद में भी घर है, देहरादून में भी घर है, आप ये बताइए नैनीताल में भी घर है, और उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इतना धन कहाँ से आया ये बताने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी इनकी क्यों नहीं छानबीन करते हैं? दल विहीन भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे तब जाके भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ऐसे नहीं होने वाला है कि वो उनको पकड़ लिए 2 दिन और जेल में डाल दिया और दिखाने लगे कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर रहा हूँ। और कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? एक समय प्रधानमंत्री जी कहते कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजूंगा, उनकी संपत्ति जब्त करूंगा। 3 दिन पहले कहते हैं पश्चिम बंगाल में जितने भ्रष्टाचारी थे, महाराष्ट्र में जितने भ्रष्टाचारी थे, मध्य प्रदेश में जितने भ्रष्टाचारी थे, उनको आप उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। जिनको जेल में स्थान होना चाहिए उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं अपने साथ, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी मेरे ताप से भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं बैठ सकता है। इतना बड़ा ताप है उनके अंदर कि भ्रष्टाचारियों के गले लगा रहे हैं और बगल बैठने पर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अजीत पवार जी क्या थे जब आपने कहा था कि कई 100 करोड़ रुपया का घोटाला अजीत पवार किए हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है, तो क्यों उनको अपने यहाँ बुला के उप मुख्यमंत्री बनाई? ये कैसे भ्रष्टाचार दूर करेंगे? ये जवाब दें देश जनता को। ये और इधर कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ। और कैसे चौकीदार हैं आप? आपके रहते मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कौन से नीरव मोदी ये सब रुपया लेके भाग गए और आप चौकीदार बैठे के बैठे रह गए। तो कैसी चौकीदारी आप कर रहे हैं देश में? कौन कैसे भ्रष्टाचार आप रोक पाएंगी? सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे देखते हैं? देखिए हम देख तो सबको रहे हैं, ये समय बताएगा, जनता बताएगी, जनता जवाब देगी इसका कि जनता जो सोची थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे, तो इस पर तो देश के प्रधानमंत्री जी बोल ही नहीं रहे। उसी पे हम लोग वोट करेंगे कि आखिर बेरोजगारी बढ़ती जा रही। सन 2016 में 27% बेरोजगारी थी, आज 2023 में 47% बेरोजगारी बढ़ गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जवाब दें जनता को। और कुछ सर ईडी को क्या बीजेपी हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है? देखिए ईडी को तो हथियार के रूप में प्रयोग कर रही, जनता भी जान रही है। जो भी सरकार आती है वो थोड़ा बहुत करती है। और अभी बीजेपी बाहर थी तो कांग्रेस में वही कहती थी कि पिंजड़े के तोते हैं, और अब तो कठपुतली बन गए हैं। तोता तो अलग की बात है, कठपुतली बन गए हैं, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। किसी को कह दे किसी के यहाँ जाके छापा डाल देंगे, ये क्या तमाशा है? आप पहले भाजपा में भी सांसद हैं 15-15 साल से, राज्यसभा है वहाँ 18-18 साल से, उनके यहाँ भी तो छापा पड़ना चाहिए। उनके भी मंत्री हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ना चाहिए। वो दूध के धुले नहीं है, उनके यहाँ भी पड़ना चाहिए। जितने नेता हैं उनकी केवल निधि जांच करा दीजिए कि कहाँ खर्चा किए हैं, ईमानदारी से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी दल के हों, दल विहीन भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे तब देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अपने को बचाने का काम करेंगे, दूसरे के झूठे परेशान करने का काम करेंगे, वो भी चुनाव पीरियड में। चुनाव से पहले क्यों नहीं आप जेल भेजते हैं? क्यों नहीं ईडी और सीबीआई जांच करती है? जब चुनाव आ जाएगा तब वो तेजी से चलने लगते हैं, उससे पहले ठंडे बस्ते में रहते हैं। ऐसा क्यों? सर ईडी की जांच तो हुई, लेकिन अभी क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी जस्ट महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। ये तो मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को पास किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जाति जनगणना पहले करा लें, उसके बाद महिला बिल पास करें, अच्छी बात है। पास भी हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। समान शिक्षा का अधिकार तो दे नहीं रहे हैं, तो पहले तो ये जो है जाति जनगणना करा लें, तब जिस जात की जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दे दें, जनता खुश हो जाएगी। लेकिन वो कहाँ करने जा रहे हैं, उस पर तो वो आ ही नहीं रहे, मूल मुद्दे से भटका रहे हैं। गरीबी बेबसी लाचारी पे बात नहीं करने के लिए तैयार है, केवल वो अपना ढिढोरा पीट रहे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपके चैनल पे आ रहा, पेपरों में आ रहा, बस इतने है। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। धरातल पे यही सड़क अभी कल परसों नहीं बनी है, ये देख लीजिए, गड्ढा 2-4 थे वो मुक्त हो गए, यही हुआ है धरातल पे, इससे और कुछ हुआ नहीं। यहाँ कोई बड़ी संस्था अगर शिक्षण संस्थाएँ बना दिए हों, कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिए हों, या कोई
अजूबा कोई काम कर दिए हो तो अच्छा लगता कि जनता खुश रहती कि हाँ इससे लोगों को रोजगार, कल कारखाने खोल दिए होते। ये तो किए नहीं, इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दिया। और जिस धरती पे आप खड़ी हैं ये भी कोई खरीदा है, इस पर हम लोग ज़बरदस्ती के खड़े हुए हैं। एक दिन वो मालिक आएगा कहेगा बहुत दिन हो गया आप लोगों को खड़े रहते हुए, अब यहाँ से जाइए। तो ये सब तो बिक रहा है ना, ये बिक गया है। एक एक आदमी के ऊपर 1.25 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। तो आप ये बताइए कि 135 करोड़ जनता के ऊपर 1.25 लाख कर्जा है एक एक व्यक्ति के ऊपर, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। और आप कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, कैसे विश्व गुरु बनाएंगे जब यहाँ कोई विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाए, न कोई और संस्थाएं बनाए आप, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे आप। केवल बातों से बनेंगे, बातों से तो कोई भी बन सकता है, आप भी कह सकती हैं। तो ये तो एक गाँव में कहावत है ना कि ढपोर शंख, तो ढपोर शंखी ये लोग हो गए हैं कि केवल बोलते रहते हैं। पूरब के हैं कि कहाँ के हैं आप, हमारे लखनऊ के हैं। तो ये ढपोर शंख होता है, वो कुछ करता नहीं, केवल बोलता है। देगा नहीं आपको, कह देगा कि 1 लाख दूं, 5 लाख दूं, 35 लाख दूं, कितना दूं, लेकिन देगा कुछ नहीं। तो ये बात कहने के लिए है बस, और कुछ है नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। जनता बहुत परेशान है, बेबस है, लाचार है। आप गांव में जाइए, देखिए उनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी। यहाँ तो आदमी आता है शहर में तो थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनेगा तो लोग जो बगल में खड़े नहीं होने देंगे। गांव में जाके देखिए गरीबी, बेबसी, लाचारी की क्या दशा है। तो ये है देश के प्रधानमंत्री जी, केवल ढिढोरा पीट रहे हैं विश्व में, लेकिन अपने धरातल पे नहीं देख रहे हैं। चाय बेचने वाले को जब इतना नहीं दर्द महसूस हो रहा कि हमारी जनता को क्या क्या आवश्यकताएं और किस तरह की जनता है, तो आप बताइए कि जो राजे रजवाड़े में पैदा हुआ वो क्या सोचेगा। हाँ, आप बताते मैं चाय बेचा हूँ, मैं ये किया हूँ, तो आप जब चाय बेचने वाले के बेटे हैं तो चाय बेचने वालों की हालत देख लीजिए कैसे हैं। तो उनकी आत्मा तो मर चुकी है ना, उन लोगों की ज़मीर मर चुकी है। वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल अपने। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ से चलेगा, आज तक प्रधानमंत्री नहीं बता रहे कि कितने लोग हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ पे चढ़े। तो ये दशा, सरकारी हवाई भी बिक गई, सुना टाटा वालों ने ले लिया है, अगर आपको जानकारी होगी। बिना हवाई जहाज़ के हवाई अड्डा, हवाई जहाज़ के मंत्री बने हैं, जहाज़ मंत्री। तो ये क्या है, ये तो एक तरह से खाली पुलाव है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, जनता 2024 में इसका जवाब जरूर देगी। तो देखा आपने, ईडी की छापेमारी पर लोगों की अलग अलग मंशा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राय दे रही हैं अपनी, वहीं पर जनता अपनी अलग अलग राय दे रही है। सभी अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार जीतेगी। मैं मधुलिका, कैमरामैन विवेक के साथ, आप देख रहे हैं अटल टीवी।